Now question number 46 of this paper is, let A, B, C are in AP and K is not equals to 0 be a real number. Which of the following are correct? So let's say A equals to 10, B equals to 15 and C is equals to 20 as A, B, C in AP and K is equals to 5. सो अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो के ए मतलब मल्टीप्लाई करने की बात की जा रही है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 50, 75 और 100. तो अगर इनके डिफरेंस को चेक करें तो ये 25 है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन सही है. सेकंड ऑप्शन के माइनस ए, के माइनस बी, के माइनस सी. तो के माइनस ए की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा -5, -10, -15, ये भी ए पी है. ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही है. थर्ड ऑप्शन में के से डिवाइड करना है नंबर्स को, तो अगर हम के से डिवाइड करेंगे तो बनाएंगे 2, 3 और 4, ये भी एपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी सही है. तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3 ऑल. क्वेश्चन नंबर 47 इज हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. ओके, 2 डिजिट नंबर्स की अगर हम बात करें तो 10 से स्टार्ट होते हैं और अप टू 99 तक होते हैं, ठीक है. लेकिन अगर हम 4 से डिवाइड करने की बात करें तो लास्ट नंबर जो 4 से डिवाइड होता है वो होता है 96. तो अगर हम 96 को 4 से डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं कि टोटल 24 नंबर्स होते हैं जो कि 4 से डिवाइड होंगे. लेकिन इन 24 में 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, तो हमें बोला गया है 2 डिजिट नंबर. तो हम क्या करेंगे, सिंगल डिजिट नंबर जो हाईएस्ट होता है वो 8 होता है जो 4 की टेबल में आता है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2. तो हम कहेंगे कि टोटल 22 नंबर्स हैं जो कि 2 डिजिट नंबर्स हैं और 4 से डिविजिबल है. सो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा. 48 हमारे पास है, लेट एस एन बी द सम ऑफ फर्स्ट n terms and of an AP. If S2n is equals to 3n plus 14n square, then what is the common difference? Okay, let put n is equals to half, S1 is equals 5 and also represents first term of this sequence. Now n is equals to 1, so S2 is equals to 3 plus 14 which represents second term. So अगर हम formula use करें तो हो जाएगा 2/2 2a plus t. एसएन का बेसिक फार्मूला यूज किया यहाँ पर हमने, तो 2/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हो जाएगा 17 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू 5 है तो 2 हो जाएगा 10 प्लस डी. सो यहाँ से हमें डी का वैल्यू 7 मिल जाएगा. हम इसे एक तरीके से और कर सकते थे कि S2 अगर हमारे पास 17 आया है तो S2 होता है A1 प्लस A2. सो A1 पहले से हमें पता है 5 है तो A2 हो जाएगा 12. तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, तो 12 माइनस 5 7. Now question number 49, if third, 8th and 13th term of GP are respectively PQR, then what is the correct relation? Okay, third term means A3 which is represented by AR square is P, 8th term AR7Q and 13th term AR12 is equals to R. So, अगर हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि PR is equals to A square R14 जिसे हम लिख सकते हैं AR7 square means AR7 रिप्रेजेंट कर रहा है Q को, तो ये हो जाएगा Q square is equals to PR. So रिलेशन फर्स्ट सही हो जाएगा. Now question number 50 is what is the solution of this? हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा सेट A है रिप्रेजेंटेशन के तौर पर और ये सेट B है. तो हमसे पूछा गया है कि इन दोनों का जो आंसर आएगा मीन्स दोनों का जो कॉमन वैल्यू आएगा वो क्या आएगा. मीन्स एक तरीके से A इंटरसेक्शन B हमसे पूछा जा रहा है. तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ये होगा 4. तो ये जो लाइन है ये हो जाएगी x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, मतलब इस तरफ का पूरा एरिया बाउंड करेगी. ओके, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब है ऊपर वाला एरिया बाउंड किया जा रहा है, मतलब ये वाला हमारा सॉल्यूशन एरिया रहेगा फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग. सेकंड केस में बोला जा रहा है x इज लेस देन टू -4, तो ये लाइन हम ले लेते हैं x इज -4. तो लेस देन बोला जा रहा है इसलिए ये वाला एरिया बाउंड किया जाएगा इस बार. बट y इज लेस देन टू 0, y इज लेस देन टू 0 का मतलब नीचे वाला पोर्शन इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन दोनों में इंक्लूडेड है. तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कॉमन एरिया कौन सा बना, तो
कॉमन एरिया एक तो हो जाएगा x इज लेस देन 2 माइनस 4, और y के रेस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन ये जो लाइन है y इज इक्वल्स टू 0 ये दोनों में इंक्लूड की गई है, तो आंसर हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 4 एंड y इज इक्वल्स टू 0, विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 इज इफ x log x base 7 is greater than 2 7, okay, taking logarithm both sides, so we can say this one is log x to the base 7 times log x is greater than 2 log 7, okay, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा log x अपॉन log 7 into log x is greater than 2 log 7, so log x whole square is greater than 2 log 7 whole square, so हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस टाइम्स of log x is greater than 2 log 7, okay, so if log x is greater than 2 log 7, then x is greater than 2 7, and in second term, when in second case if log x is negative, then minus log x is less than 2 log 7, so log 1 by x is less than 2 log 7, so 1 by x is less than 2 7, so x is less than 2 1 by 7, so we can say once x is less than 2 1 by 7 and x is greater than 2 7, this represents option number C. Now question number 52 is how many real roots does the equation have? So अगर हम बेसिक अप्रोच से करें तो ये हो जाएगा कि फर्स्ट टाइम हम पॉजिटिव x लेते हैं, पॉजिटिव x लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ x की जो वैल्यूज आएंगे ये बनाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड माइनस 2, और अगर हम माइनस x लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x के जो वैल्यूज आएंगे वो आएंगे 1 और 2, इस हिसाब से अगर हम चेक करें तो माइनस 1 2 भी रियल नंबर्स हैं और 1 2 भी रियल नंबर्स हैं, तो आंसर होना चाहिए हमारा 4, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर x को पॉजिटिव काउंट कर रहे हैं तो यहाँ अगर हम देखें इफ x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर बट x इज नाउ इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 2, तो ये दोनों पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये एग्जिस्टेंस नहीं करता। इसी तरीके से यहाँ पर हमने नेगेटिव x लिया है कि x नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पर आंसर पॉजिटिव आ रहा है x का, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, नो सच वैल्यू इज पॉसिबल। या फिर हम इसको एक अदर तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स से मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3 mod x plus 2 is equals to 0, so this one is now mod x plus 1 and mod x plus 2, so mod x is equals to minus 1 and mod x is equals to minus 2, और हमें पता है कि किसी भी नंबर का मॉड्यूलस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि नो सच वैल्यू एग्जिस्ट, मतलब कि नंबर ऑफ रियल रूट्स इज नाउ 0. Now 53 is consider the following statement in respect of the quadratic equation 4x minus p times x minus q minus r square is equals to 0. अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा 4x स्क्वायर माइनस 4p प्लस क्यू एक्स प्लस 4pq माइनस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. अगर हम इसके रूट्स के बारे में डिस्कशन करना है तो हमें पता होना चाहिए, रूट्स को डिफाइन करते हैं हम d से, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, सो अगर हम d को सॉल्व करें तो d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर करने पर 16 आ जाएगा, p प्लस q होल स्क्वायर माइनस 4 4 जस्ट 16 और c की जगह हो जाएगा 4pq माइनस r स्क्वायर. सो नाउ d इज इक्वल्स टू 16 कॉमन आ गया, p प्लस होल स्क्वायर माइनस प्लस आर स्क्वायर. सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद ओवरऑल जो डी होगा ये होगा 16
p माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमें ये चेक करना है कि d का जो नेचर होगा वो किस टाइप का होगा। तो 16 ग्रेटर देन 0 है, कोई डाउट नहीं है इसमें। p माइनस क्यू होल स्क्वायर जो आ रहा है, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, और उसी तरीके से आर स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं एक्चुअली d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और जब भी d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है तो जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं। दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट द रूट आर रियल इज ट्रू। नाउ सेकंड वन इज व्हाट, द रूट्स आर इक्वल इफ p is equals to 2 and r equals to 0। अगर हम p और q को इक्वल कर दें तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और अगर हम r को 0 कर दें तो हो जाएगा 4x माइनस p होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, मीन्स x माइनस p होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो जब कोई भी होल स्क्वायर 0 के इक्वल आता है तो उस कंडीशन में रूट्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। सो नाउ कम टू द ऑप्शंस। सो ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 इज लेट s 2 4 6 8 up to 20 what is the minimum number of subset does have। okay, 2 4 6 8 अप टू 20 AP को फॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो होंगे 10। ओके, सो अगर किसी सेट में नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो उसमें पॉसिबल सबसेट्स जो होते हैं वो होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स इज 2 raised to the power n। so 2 raised to the power 10 which is nothing but 1024, option number D। now next question is 55, a binary number is represented by, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, बहुत इजी है। और उसके बाद एक हिंट भी दे रखा है c is greater than to d। ओके, जब हम बाइनरी की बात करते हैं तो बाइनरी में दो ही चीज़ों को यूज़ किया जाता है, 0 और 1 को। तो जब हमें पता है कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है 0 और 1, और उसमें भी c d से बड़ा है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 1 is greater than to 0। That means c is equals to 1 and d is equals to 0। Now substitute these values and the binary function becomes 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0। ओके, अब जो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन होता है वो 2 के एक्सपोनेंट्स में चलता है, 2 raised to the power n में। तो जीपी फॉर्म करेंगे हम राइट टू लेफ्ट साइड के लिए। तो सबसे पहले आएगा 1, 1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, फिर 4, फिर 8, 2 0 4 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब नंबर्स को अरेंज करते हैं। नंबर 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1। ओके, इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसके बाद ऐड कर देते हैं। तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये तीनों फॉर्म करेंगे 0, तो हमारे पास बचेगा 8 प्लस 16 प्लस, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2872। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56, इफ cosec थीटा इज, cosec थीटा में दे रखा है यहाँ पे, तो अगर ये थीटा है तो P B H, तो cosec H मीन्स 29 और P मीन्स 21, तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा 20। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 sec थीटा, तो 4 टाइम्स sec थीटा इज 29 अपॉन 20 प्लस 4 tan थीटा इज नथिंग बट 21 अपॉन 20। सो एलसीएम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक तो 4 कॉमन आएगा और 20 कॉमन आएगा, so 29 plus 21 is nothing but 50। 50 upon 20 into 4, that is 10, option number B। The next question is, consider the following statement, cosec theta plus sec theta never be equals to 1.5, okay, and tan theta plus cot theta never be less than 2, never be less than 2। ओके, तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट कह सकते हैं कि अगर
दो नंबर्स को हम एडिशन कर रहे हैं और वो दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मींस कोई नंबर x है, अगर हम उसको 1/x उसके रेसिप्रोकल 1/x के साथ ऐड कर दे तो दिस नंबर ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस am और gm के रिलेशन से आता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट भी सही है कि 1.5 के इक्वल नहीं हो सकते हैं, बिकॉज दिस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड दिस वन इज ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 बोथ। The next question is 58. A ladder 9 meter long reaches a point 9 meter below the top of a vertical flag step from the foot of the ladder. Okay, the elevation of the flag step is 60 degree. Then what is the height of the flag step? Okay, तो ये सिनारियो कुछ इस तरीके से है कि ये कोई वॉल है और यहाँ से ऊपर ये फ्लैग स्टफ। okay? यहाँ से और यहाँ तक की जो हाइट है, ये हाइट अपने को दे रखा है 9 मीटर का, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक लैडर लगाया हुआ है, इस लैडर की लेंथ भी हमारे पास 9 मीटर है, ठीक है। ये 90 डिग्री कंप्लीट कर ही रहा है। ये हाइट हमें नहीं पता ना, फिर हमें ये हाइट पता है। उसके बाद बोला जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 60 डिग्री। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है तो मतलब ये एंगल्स टोटल 60 डिग्री है। ओके, अब चूंकि इस ट्राइंगल की बात करें तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये 60 ये 90, तो ये एंगल होगा 30 डिग्री का, और अगर वो 30 है तो फिर ये भी 30 होगा और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ओके, 30 की अपोजिट जो साइड होती है किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर एंगल 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड का रेशियो 1 होता है, हाइपोटेन्यूज का रेशियो 2 होता है, और 60 डिग्री के अपोजिट साइड का जो रेशियो होता है वो √3 होता है। तो यहाँ पर 1:2 साइड्स होंगे, तो ये अगर 2 है तो ये जो होगा ये होगा 4.5 मीन्स 13.5 सेंटीमीटर। इससे आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं, PVP HHP से। Now, next question is, what is the length of the chord of a unit circle which subtend an angle theta at the center? Okay, मान लेते हैं ये कोई सर्किल है, ये इसका सेंटर है और ये कोई कोड है। ये कोड इस सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। अब यूनिट सर्किल दे रखा है, तो यूनिट सर्किल दे रखा है तो रेडियस जो होगा वो हो जाएगा 1। ओके, हमने यहाँ माना कि एंगल को हम थोड़ी देर के लिए 120 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं कि इस कोड ने जो सेंटर पे एंगल एज्यूम किया है वो 120 डिग्री किया है। अगर हम इसमें बेसिक अप्रोच फॉलो ना करना चाहें तो अगर ये 120 है तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वैसे तो हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में 120 डिग्री आप फॉर्म करते हैं तो उसकी जो साइड्स का जो रेशियो होता है वो होता है 1:1:√3। बट अगर इस तरीके का नहीं पता है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 60। तो अगर ये 1 यूनिट है तो ये हो जाएगा √3/2 यूनिट, और ये वाला भी हो जाएगा √3/2 यूनिट। सो ओवर हो जाएगा √3 यूनिट। अब थीटा का वैल्यू 120 हमने लिया था, तो θ/2 हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो पहले ऑप्शन में पुट करें, अगर यहाँ पे 60 डिग्री θ/2 की जगह 60 पुट करते हैं तो साइन होता है √3/2, कॉस होता है हाफ, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये बनाएगा √3 और ये बनाएगा 1। सो हमें तो चाहिए √3 क्योंकि हमारा जो लेंथ आया था कोड का वो √3 आया था। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी जो इसे सेटिस्फाई करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 2tan−1 1/3। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे 2tan−1 1/3 का फॉर्मूला साइन करें तो हो जाएगा 2 × 1/3 अपॉन 1 - 1/3 स्क्वायर। सो 2/3 अपॉन 8/9, 2 से 4 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा। सो ओवरऑल ये 3/4 फॉर्म करेगा। नाउ हमसे पूछा जा रहा है कि tan−1 3/4 किसके इक्वल है, तो tan−1 3/4 3/4 के इक्वल होगा।